आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं ललिता साहू, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजनांदगांव में पदस्थ हूँ। आज का हमारा विषय एमए चतुर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। पेपर का नाम है कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन इंडस्ट्रीज, उद्योगों में समकालीन मुद्दे। इसके 5th यूनिट पर हम चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एनवायरनमेंट, औद्योगिकरण व पर्यावरण। तो औद्योगिकरण और पर्यावरण इस विषय पर चर्चा करने के पहले हम देखेंगे बिंदुवार कि किन किन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। इनको हमने 2 भागों में बांटा है। पहले हम औद्योगिकरण पर चर्चा करेंगे, फिर पर्यावरण। प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। सबसे पहले हम विषय परिचय देखेंगे, फिर हम देखेंगे औद्योगिकरण के अर्थ व परिभाषाएं, औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषताएं, औद्योगिकरण से होने वाले लाभ या इसके महत्व पर चर्चा करेंगे। फिर हम इसके दूसरे भाग पर्यावरण के अर्थ व परिभाषा, उस पर चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे पर्यावरण के प्रमुख तत्व क्या हैं, पर्यावरण की मुख्य विशेषताएं, पर्यावरण प्रदूषण से क्या आशय है और इसके प्रकारों पर चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे औद्योगिकरण और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध में औद्योगिकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसको दूर करने के लिए कुछ सुझाव देंगे, उस पर चर्चा करेंगे कुछ सुझावों पर। और इन सब के पश्चात हम कुछ निष्कर्ष पर चर्चा करेंगे। तो आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो औद्योगिकरण के आधार पर हम देखते हैं कि एक देश के आर्थिक स्तर, विकास के स्तर का आकलन किया जा सकता है। अन्य शब्दों में हम ये कहें कि औद्योगिकरण आज किसी देश के आर्थिक विकास की आधारभूत कसौटी है। उन्नत औद्योगिक देश प्राय विकसित देशों की श्रेणी में गिने जाते हैं। औद्योगिकरण जहां राष्ट्र को संपन्न बनाता है, वही प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि भी करता है। देश के निवासियों के जीवन स्तर को जहां यह ऊंचा उठाता है, वही आर्थिक एवं सामाजिक प्रकृति को एक नवीन दिशा देने में भी औद्योगिकरण की अपनी एक अहम भूमिका है। किसी भी देश के औद्योगिक विकास एवं औद्योगिकरण की प्रक्रिया से पर्यावरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित तौर पर प्रभावित होता है। औद्योगिकरण के इस दौर में विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, प्राय सभी देशों में हम देखते हैं कि औद्योगिकरण का जो दौर अभी चल रहा है, इसने प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है, जिससे निश्चित तौर पर पर्यावरण का अवनयन हो रहा है। वर्तमान परिदृश्य में यह एक संवेदनशील मुद्दा है, औद्योगिकरण और पर्यावरण, क्योंकि मानव जैसे जैसे अपना विकास कर रहे हैं, अपने आसपास के पर्यावरण को उतना ही हानि भी पहुंचा रहे हैं। तो औद्योगिकरण और पर्यावरण, इस विषय द्वारा हम औद्योगिकरण और पर्यावरण के अंतर संबंधों को जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही औद्योगिकरण से पर्यावरण संबंधी जो भी समस्याएं हैं उस पर चर्चा करेंगे और इसके निराकरण के विषयों पर भी मंथन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम इसके अंतर्गत देखेंगे औद्योगिकरण को जानने का प्रयास करेंगे, इसके अर्थ और परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। औद्योगिकरण एक सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया है। इससे मानव जाति की समस्त सामाजिक और आर्थिक स्थिति बदल जाती है। भाई, औद्योगिकरण क्या है? प्राथमिक उत्पादों को विनिर्माण उत्पादों में परिवर्तित करने की एक तकनीक है, जिसके द्वारा हम देखते हैं कि जो प्राथमिक उत्पाद है उसको द्वितीयक उत्पादों में बदला जाता है। यही औद्योगिकरण है। कुछ समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं देखें, जैसे SS गोरी की यदि परिभाषा देखते तो उनका कहना यह है कि भाई, जो कार्य हम पहले हाथ या अन्य वस्तुओं से करते थे, उसकी जगह पर हम शक्ति चालित यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप हम देखें कि व्यापक परिवर्तन आ रहा है, चाहे कृषि क्षेत्र में हो, चाहे आवागमन में हो, संचार में हो, व्यापार में हो, वित्त व्यवस्थाओं में हो, सभी में परिवर्तन आ रहा है। हम चाहे विल्बर्ट मूर की परिभाषा देखें या ह्यूग महोदय की, तो विल्बर्ट मूर का भी कहना यही है कि हम उत्पादन में जहां हम अमानवीय शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, अमानवीय स्रोतों का प्रयोग कर रहे हैं, वही औद्योगिकरण है। जबकि ह्यूग महोदय का कहना है कि हम जहां उत्पादन प्रक्रिया में वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं और श्रम विभाजन में हम विशेषीकरण और श्रम विभाजन पर जोर दे रहे हैं, यांत्रिक जो बल का प्रयोग कर रहे हैं, यांत्रिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, यही क्या है? औद्योगिकरण है। हम विद्वान पी कांग चांग महोदय की यदि परिभाषा देखें तो उनका भी कहना यही है कि भाई, उत्पादन कार्यों में बहुत ज़्यादा जो है आधारभूत परिवर्तन है, जिससे क्या हो रहा है? पूरे उपक्रम में
यंत्रीकरण हो रहा है। यंत्रीकरण मतलब मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं, और इससे नए नए उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं, नए बाजारों की खोज हो रही है, और यही क्या है, औद्योगिकरण। तो उपरोक्त परिभाषा से यह साफ स्पष्ट है, विभिन्न विद्वानों की परिभाषा हमने देखी औद्योगिकरण की, तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिकरण जो है एक मात्र आर्थिक उत्पादन प्रक्रिया नहीं है, अर्थव्यवस्था बस या आर्थिक प्रक्रिया से जुड़ी व्यवस्था नहीं है, इससे एक संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था भी जो है वो परिवर्तित होती है, इससे भी संबंधित है। क्योंकि हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था, आर्थिक क्षेत्र का प्रभाव समाज में भी पड़ रहा है, चाहे सामाजिक संबंधों में हो, श्रम शक्ति में हो, जनसंख्यात्मक संरचना में हो, आर्थिक संगठनों में हो, सभी क्षेत्रों में हम इसका व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है। तो स्पष्ट है कि भाई औद्योगिकरण एक सामाजिक आर्थिक विकास एवं परिवर्तन की एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम उद्योग धंधों में मशीनों का प्रयोग करते हैं, और प्राथमिक क्षेत्र के स्थान पर इसमें द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों की प्रधानता होती है। ये हो गया औद्योगिकरण का अर्थ व परिभाषा। तत्पश्चात हम औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, जिससे और स्पष्ट हो जाएगा ये। तो सबसे पहले जो औद्योगिकरण है, इसके द्वारा जो हम देखते हैं कि उद्योग धंधों की तो स्थापना होती है, साथ ही उस क्षेत्र विशेष में कृषि का विकास होता है, परिवहन, यातायात, संचार सभी का विकास होता है। तो इससे क्या है, औद्योगिकरण की प्रथम विशेषता यही है कि यह जो है आर्थिक विकास का सूचक है। दूसरी प्रमुख विशेषता में यदि हम देखें तो इसमें हम बड़े पैमाने पर शक्ति चलित यंत्रों का प्रयोग करते हैं, मतलब बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग करते हैं, और साथ ही इसमें बहुत बड़े पैमाने पर मशीनों के द्वारा उत्पादन किया जाता है। ये भी औद्योगिकरण की एक विशेषता हुई। औद्योगिकरण की हम अगली विशेषता पर चर्चा करते हैं। तो इस विशेषता के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो औद्योगिकरण के द्वारा पूंजी का भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है, पूंजी की गहनता व्यापकता ये इसकी प्राथमिक कसौटी है। उत्पादन कार्यों में हम पूंजी का गहन उपयोग करते हैं, और व्यापकता से तात्पर्य है कि पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि की जाती है औद्योगिकरण के द्वारा। निश्चित तौर पर इससे जो है अधिकाधिक लाभ के दृष्टिकोण से कार्य किया जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि औद्योगिकरण के अंतर्गत नवीन नवीन जो तकनीक है, प्रक्रियाएं हैं, उसका प्रयोग करते हैं। मशीनों में नए नए तकनीक, ज्ञान का, विज्ञान का, जिससे कार्यों को हम ज़्यादा सरल बना सके, और जो है वो नए तकनीक के द्वारा काम जो है सरलीकृत ढंग से हो। अगली इसकी विशेषता में हम देखते हैं कि श्रम की गतिशीलता। निश्चित तौर पर यदि हम कृषि क्षेत्र की तुलना में देखें तो उद्योगों में उत्पादन और श्रम दोनों ही अधिक लगता है। तो निश्चित तौर पर हम देखते हैं जो श्रम जो है गांव में कृषि से हटकर शहरों में उद्योगों की ओर प्रवाहित होने लगता है, और इस प्रकार श्रम की जो है वो औद्योगिकरण के अंतर्गत श्रम की जो है गतिशीलता और विशिष्टता परिलक्षित होती है। अगली इसकी विशेषता हम देखते हैं कि औद्योगिकरण जो है वो सामाजिक संरचना का, सामाजिक परिवर्तन का सूचक है। निश्चित तौर पर समाज में व्यापक परिवर्तन होते हैं औद्योगिकरण के द्वारा, जहां संरचनात्मक संबंधों में विभेदीकरण आता है, एकीकरण भी होता है, सामाजिक संबंधों में, सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक प्रतिमानों में, सभी क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। अब हम औद्योगिकरण के लाभ या इसके महत्व पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो औद्योगिकरण के द्वारा हम देखते हैं कि देश का संतुलित विकास होता है, जो क्षेत्रीय असमताएं उसको दूर किया जाता है, अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त होता है, लोगों को रोजगार मिलते हैं, इससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। कृषि के लिए हमें ज़्यादा भूमि की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके स्थान पर उद्योगों द्वारा जो है कम भूमि की आवश्यकता पड़ती है, इससे कृषि भूमि पर भार में कमी आती है। पूंजी एवं श्रम की गतिशीलता में वृद्धि होती है, पूंजी ज़्यादा व्यापक पैमाने पर गतिशील होता है, श्रम की गतिशीलता भी होती है। ठीक है, औद्योगिकरण से लोगों को रोजगार मिलता है, इससे निर्धनता दूर होता है। चूंकि उद्योग धंधों में जो है कच्चा माल कृषि से प्राप्त किया जाता है, इसलिए कृषि की विकास दर में भी वृद्धि होती है। साथ ही लोगों के आय एवं रोजगार के साधन बढ़ते हैं, उनकी उत्पादकता बढ़ती है, बचत करते हैं वो, पूंजी निर्माण की दर को भी बढ़ावा मिलता है। उद्योग धंधों की स्थापना से चीज़ों का निर्माण होता है, वस्तुओं का, इससे आयात में कमी आती है और निर्यात को भी बढ़ावा मिलता है। साथ ही हम देखते हैं कि जहाँ जैसे प्राकृतिक संसाधन होते हैं सामान्यतः उस प्रकार के उद्योग धंधों का विकास होता है। तो निश्चित तौर पर प्राकृतिक संसाधनों का जो है उचित दोहन किया जाता है औद्योगिकरण द्वारा, और भौतिक विकास होता है। तो ये हो गया इसकी जो है प्रमुख विशेषताएं।
अब हम अपने टॉपिक के दूसरे भाग की चर्चा करेंगे, पर्यावरण। तो भाई पर्यावरण एक सिंपल सा शब्द, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। तो हमारे आसपास का जो चारों ओर का आवरण है, जो हमारी प्रकृति की संरचना है, जो हमारे चारों तरफ विद्यमान है, प्राणी जगत, पादप, वायु, जल, मृदा, जो हमको विभिन्न रूपों में दिखाई देते हैं, जिसकी हमें अनुभूति होती है, जिसको हम महसूस करते हैं, तो ये क्या है, यही समग्र रूप से जो है वो पर्यावरण है। प्रकृति में जो भी हमें आसपास अपने महसूस होता है। यदि हम इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की परिभाषा देखें तो पर्यावरण उन सभी बाह्य प्रभावों का समूह है जो जीवों को भौतिक एवं जैविक शक्ति से प्रभावित करते रहते हैं तथा प्रत्येक जीवन को आवृत किए रहते हैं। अगली परिभाषा हम देखते हैं इसमें पर्यावरण की परिभाषा में टॉन्सिले महोदय की। इनका कहना है कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीवधारी निवास करते हैं पर्यावरण कहलाता है। मतलब एक ऐसा वातावरण जिसमें जीवधारी निवास कर रहा है, संपूर्ण वातावरण, उसका योग ही पर्यावरण है। पार्क महोदय का भी ये कहना है कि भाई उन समस्त दशाओं का योग है जिसमें प्राणी जगत निवास करते हैं वह पर्यावरण है। हर्षकोविट्स महोदय के अनुसार पर्यावरण समस्त परिस्थितियों और उसका जीवधारी पर पड़ने वाला प्रभाव है जो जैव जगत के विकास चक्र का नियामक है। डेविस महोदय कहते हैं कि मनुष्य के संबंध में पर्यावरण से अर्थ भूतल पर मनुष्य के चारों ओर फैले उन सभी भौतिक रूपों से है जिनमें वह निरंतर रूप से प्रभावित होता है। तो हमने पर्यावरण की उपरोक्त परिभाषाएं देख ली। इन सारी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि पर्यावरण के अंतर्गत विभिन्न तत्वों के मध्य क्रियाएं प्रतिक्रियाएं चलती रहती हैं, चाहे जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, इन सब का सम्मिलित स्वरूप यही क्या है, पर्यावरण, जिसे हम कई बार बायोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, अब इन पर्यावरण की परिभाषाओं के बाद हम देखते हैं जो पर्यावरण के प्रमुख तत्व हैं। तो पर्यावरण के प्रमुख तत्व या इनके संगठकों को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है, अजैविक संगठक, जैविक संगठक और ऊर्जा संगठक। जो इसका अजैविक संगठक, जिसे हम भौतिक संगठक भी कहते हैं, इसके अंतर्गत स्थल, वायु, जल और उनके अंतर्गत जो उप संगठक है उन सबको सम्मिलित रूप से अजैविक संगठक कहा जाता है। जैविक संगठक के अंतर्गत पादप संगठक, मनुष्य समेत समस्त जंतु संगठक और सूक्ष्म जीव घटक इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं ऊर्जा संगठक के अंतर्गत हम देखते हैं तो सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा को शामिल किया जा सकता है। तो ये तो हो गए पर्यावरण के घटक। अब हम जो है वो पर्यावरण के संबंध में इसकी प्रमुख विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी इसमें कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण जो है वो समस्त जैविक और अजैविक इनका एक समग्र रूप ही क्या है, ये समग्र मिलकर क्या निर्माण करते हैं, यही पर्यावरण है, जैविक और अजैविक घटक। ठीक है, जीवों के चारों ओर की जो भी वस्तुएं, आप हमारे जो जीव के चारों ओर जो भी वस्तुएं हमको दिखाई देती है, अनुभूति होती, महसूस करते हैं, वो सब क्या है, पर्यावरण है। अगली इसकी विशेषता में देखते हैं कि पर्यावरण स्वनियंत्रण और स्वपोषण पर आधारित है। पर्यावरण में समस्त जैव और पादप में स्वनियंत्रण और पोषण का आधार रहता है। साथ ही देखते हैं जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है उसके आधार पर पर्यावरण की प्रकृति गतिशील है और समस्त जीवों को जीवन जीने के लिए पर्यावरण के द्वारा जो है अनुकूलनशीलता प्रदान की जाती है। ऐसे वातावरण प्रदान करते हैं कि जीव जिससे अपने आसपास के वातावरण में स्वयं ही अनुकूलन स्थापित करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। पर्यावरण की अगली विशेषता में हम देखते हैं इसमें कि पर्यावरण के जो है पर्यावरण के द्वारा विशिष्ट भौतिक क्रिया का पर्यावरण में विशिष्ट भौतिक क्रिया कार्यरत रहती है। समस्त पर्यावरण में हम देखते हैं विशिष्ट भौतिक क्रियाएं कार्यशील रहती है। पर्यावरण जैव जगत का निवास क्षेत्र, संपूर्ण जैव जगत के लिए जो निवास स्थल क्या है, पर्यावरण, समस्त जीव रहते हैं पर्यावरण के अंतर्गत। ठीक है, अगली इसकी विशेषता में देखते हैं कि पार्थिव एकता के साथ साथ क्षेत्रीय भिन्नता। तो देखिए चाहे पादप जगत हो, जंतु जगत हो, सूक्ष्म जीव, सभी में हम देखते हैं कुछ जगह पे सार्वभौमिक समानताएं रहती है और कुछ जगह पर क्षेत्र आधार पर भिन्नताएं दिखाई पड़ती है। ठीक है, अगली इसकी विशेषता है पर्यावरण में संसाधनों का अपार भंडार है। निश्चित तौर पर पर्यावरण में विभिन्न जो प्राकृतिक संसाधन है उसके अकूत भंडार हमको दिखाई देते हैं जिसका हम दोहन करते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब हम पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख जो मोटे तौर पर जिनको बांटा गया उस पर चर्चा करेंगे।
तो इसमें हम 5 प्रमुख प्रदूषण देखते हैं: मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी व तापीय प्रदूषण। अब इन प्रदूषणों को हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो मृदा का हर एक जो मृदा है उसका अपना एक स्वरूप होता है, एक संगठन होता है, और प्रदूषित जल, वायु, कीटनाशक या अन्य जो भी हानिकारक पदार्थ हैं उसके द्वारा इनके जो वास्तविक स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो तो उससे मृदा प्रदूषित होती है। जल का भी एक निश्चित अनुपात में उसमें खनिज, कार्बनिक, अकार्बनिक तथा गैसें होती है, और इसमें भी किसी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ मिलने से जो इसके स्वाभाविक स्वरूप में परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है? जल प्रदूषण। क्लियर है? अगला हम इसमें देखते हैं प्रदूषण के अंतर्गत वायु प्रदूषण। तो वायु में देखिए, वायु का भी अपना एक भौतिक एवं रासायनिक घटक होता है। संपूर्ण देखेंगे उसमें अनुपात होता है विभिन्न गैसों का, और इसमें इनमें से किसी भी गैस में यदि अनावश्यक वृद्धि या कमी हो, किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो, चाहे वो औद्योगिक अपशिष्ट के द्वारा हो, धातु क्रियाएं खनन के द्वारा हो, वनों कटाई या कुछ भी कारण हो सकते हैं, तो उससे क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। अगला है आपका ध्वनि प्रदूषण। तो एक मानव शरीर हो चाहे जीव जंतु के शरीर हो, सभी में एक नियंत्रित सीमा तक ध्वनि की सुनाई देता है। उससे अधिक हम यदि सुने तो वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो अनावश्यक जो आवाज़ें हैं वो जो है ध्वनि प्रदूषण का कारक होती है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं रेडियोधर्मी व तापीय प्रदूषण, जिसका प्रमुख कारण जो है बड़े बड़े जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है, नाभिकीय विस्फोट है, इनके द्वारा जो है वो रेडियोधर्मी व तापीय प्रदूषण उत्पन्न किए जाते हैं। तो ये हो गया जो हम लोगों ने पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख प्रकारों पर चर्चा की। अब हम देखते हैं औद्योगिकरण और पर्यावरण पे संबंध में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि औद्योगिकरण का पर्यावरण पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तो आज हम देखते हैं जो विकास की जो अंधी दौड़ और बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने की वजह से तीव्र गति से उद्योग धंधों की स्थापना हो रही है। तो निश्चित तौर पर इससे क्या हो रहा है? व्यापक पैमाने पर जो है प्राकृतिक संसाधनों का हम दोहन कर रहे हैं, और ना केवल दोहन कर रहे हैं बल्कि इनको हम प्रदूषित भी कर रहे हैं। हम देखते हैं ना अपने आसपास कि बहुत तेजी से पर्यावरण का क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है, उनका अवनयन हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। ठीक है। इसके साथ ही हम देखते हैं जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो आसपास हमने अपने प्रदूषण में देखते हैं, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, भूमि प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण, ऊष्मीय प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, अम्लीय वर्षा, रेडियो एक्टिव पदार्थों की समस्या। तो इससे क्या हो रहा है? इससे जो है वो प्राकृतिक संसाधनों का तो ह्रास हो रहा है, साथ ही मानव स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कई समस्याएं भी सामने आ रही है। देखिए तो आज बहुत सारी मानव संबंधी जो विकराल समस्या हमारे सामने दिखाई दे रहा है, अलग अलग प्रकार की समस्याएं हो रही है। अब हम इसमें जो औद्योगिकरण के जो दुष्प्रभाव हैं जो पर्यावरण पर पड़ रहे हैं उसको मोटे तौर पर हम बिंदुवार चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वनों का विनाश। तो चाहे आर्थिक विकास हो चाहे औद्योगिकरण हो, इसके लिए एक बड़े पैमाने पर भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए क्या करते हैं? वनों को कटा या विनाश करते हैं, जिससे निश्चित तौर पर पर्यावरण असंतुलन होता है, और इससे वनों के कटाव से जो प्राकृतिक जीवों का जो आवास स्थल है वो प्रभावित होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं, हिमस्खलन हो रहा है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मरुस्थलीकरण, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। साथ ही देखते हैं हम कि उद्योग धंधों के लिए जो आवश्यक खनिज पदार्थ है उसके खनन कार्य भी हो रहे हैं, और इन खनिजों के खनन से निश्चित तौर पर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, बड़े पैमाने पर अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन हो रहा है। इससे ही बहुत सारे पर्यावरण प्रदूषण हो रहे हैं और आसपास मानव स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। तीसरे पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं जो विज्ञान एवं तकनीकी विकास है। जो 20वीं शताब्दी में यदि हम देखें औद्योगिकरण और औद्योगिक विकास हुआ है, तो तेजी से विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं। अब इस विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में परिवर्तन से हम देखते हैं कि जो मानव ने अपने सुविधाओं के लिए बहुत सारे नए नए जो है वो चीज़ें बनाई। जैसे कि हम देखें आज प्लास्टिक है ना, कृत्रिम रेशा या प्लास्टिक की बात करें, कृत्रिम रबड़ की बात करें, उर्वरक की बात करें, तो इससे क्या हो रहा है? इस नए तकनीकों का एक बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव ये पड़ रहा है कि पर्यावरण खतरे बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं या बहुत सारे देशों में अनियंत्रित एवं अविकसित औद्योगिक नीति है। ठीक है, जब हम उद्योग धंधों की स्थापना करते हैं तो निश्चित तौर पर जो उसके लिए नियम कानून या जो नीतियाँ होती हैं उनको बहुत कड़ाई से पालन नहीं करते, और इसी के चलते बहुत सारे हमको पर्यावरण के क्षेत्र में ह्रास या पर्यावरण अवनयन देखने को मिलता है।
इसके बाद हम एक प्रमुख समस्या पर चर्चा करेंगे, वो ये है कि जो औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसका उचित निस्तारण नहीं हो पा रहा है। जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, चाहे आपके रिफाइनरी उद्योग हो, चाहे पेट्रोकेमिकल्स के हो, चाहे आपके रंगाई क्षेत्र जो केमिकल्स उद्योग होते हैं, इनसे साफ स्पष्ट है कि यहाँ से हानिकारक धुआं, जल, अपशिष्ट पदार्थ, इनका उचित निस्तारण नहीं होता, जिसके कारण पर्यावरण में संबंधी समस्याएं बढ़ रही है। अब उपरोक्त समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं, फिर भी आज यदि हम देखें तो पर्यावरण में निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा समस्याएं दिखाई दे रही हैं। तो इसे दूर करने के लिए हम कुछ सुझाव पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि लोगों को हम जन शिक्षित करें, लोगों को जन संचार माध्यमों के द्वारा जनता को पर्यावरण व सुरक्षा व प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करें और इसको बहुत प्रभावशाली ढंग से लागू करने का प्रयास करें। इसके अतिरिक्त जब हम उद्योग धंधों की स्थापना करते हैं तो उससे संबंधित जो नीतियां हैं और उद्योग से संबंधित जो कानून हैं उनको सिर्फ बनाने से फ़ायदा नहीं, उनका हम बहुत कड़ाई से और कठोरतापूर्वक बहुत ही अच्छे तरीके से उनको पालन करवाने का प्रयास करें। साथ ही आवश्यक है कि हम लोगों को जागरूक करें, जन सहयोग लें। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के अंतर्गत ये आवश्यक है कि जब तक जनमानस प्रकृति, मनुष्य और समाज के गहरे रिश्ते को नहीं समझेंगे तब तक पर्यावरण प्रदूषण बना रहेगा। तो यह आवश्यक है हम लोगों को जागरूक करें। जो जन आंदोलन है पर्यावरण सुरक्षा संबंधी, उसमें लोगों की सहभागिता को बढ़ाएं, उनको सक्रिय रूप से आगे लाने के लिए प्रेरित करें, जिससे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जा सके, अर्थात जन जागरण और जन सहयोग के द्वारा। अगला सुझाव है हमारा विकेंद्रीकृत विकास की नीति का पालन। ठीक है, तो जो औद्योगिकरण तो अब एक आवश्यक मांग है, भाई उद्योग धंधों का विकास तो करना है। अब यदि करना है तो क्यों ना इसमें हम एक विकेंद्रीकृत विकास नीति का पालन करें, अर्थात नीचे के स्तर से या ग्रामीण स्तर से विकास कार्यों को बढ़ावा दें, जिससे हम पर्यावरण संरक्षण की नीतियों का पालन करते हैं, विकेंद्रीकृत विकास नीति का पालन करें। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रमुख सुझाव ये है कि हम जब उद्योग धंधों के लिए हम भूमि का चुनाव करें तो सामान्यतः ऐसी भूमि का चुनाव करें जो अनुपजाऊ हो, बंजर हो, ऐसी भूमि का उपयोग करें। इसके अतिरिक्त औद्योगिक सामाजिक उत्तरदायित्व CSR, अर्थात जो उद्योग धंधों के आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए जो नीति लागू करते हैं तो उन नीतियों को हम बहुत ही पारदर्शिता पूर्ण से लागू करवाने का प्रयास करें। अगला प्रमुख सुझाव ये है कि जो उद्योग धंधों से या औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनका उचित प्रबंधन किया जाए, उनका उचित निस्तारण किया जाए या उनका रिसाइकल किया जाए, जिससे हम पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का उन्मूलन कर सकें। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जो हमारे आसपास इस कार्य में जितने भी सहयोगी हैं, चाहे पर्यावरण संरक्षण के लिए जितने भी गैर सरकारी संगठन हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सिविल सोसाइटी है, इन सब का भी भरपूर सहयोग लिया जाए और सभी जो है एक समन्वित ढंग से प्रयास करके पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करने के लिए आगे आए। ये एक प्रयास किया जा सकता है। तो हमने औद्योगिकरण और पर्यावरण के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की, उनके अंतर संबंधों पर चर्चा किया हमने, जो उनके दुष्प्रभाव हैं और सुझाव पर भी चर्चा किया। सारा चर्चा करने के बाद अब कुछ निष्कर्ष पर हम इस प्रकार पहुंचते हैं कि भाई हम देखते हैं कि औद्योगिकरण से निश्चित तौर पर हम देखें जो औद्योगिकरण ने मानव जीवन, मानव विकास को नए आयाम प्रदान किए हैं, किंतु ये भी एक कटु सत्य है कि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इस रूप में पर्यावरण को विपरीत प्रभाव बिल्कुल पड़ा है। तो संपूर्ण सृष्टि व मानव कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए, संपूर्ण सृष्टि मानव जगत है, उन सबके कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए ये आवश्यक है कि औद्योगिकरण के लिए हम एक संतुलित व समन्वित एकीकृत नीति का पालन करें, रणनीतिक प्रयास किया जाए जिससे पर्यावरण संतुलन और पर्यावरण संरक्षण बना रहे। साथ ही औद्योगिकरण और पर्यावरण का संतुलित विकास यदि हम देखें आज एक वैश्विक चर्चा का विषय है, तो भाई ये किसी एक देश या एक राष्ट्र का नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए जरूरी है। तो संपूर्ण मानव जाति का दायित्व है कि औद्योगिक संतुलन तथा पर्यावरण संरक्षण सुधार के लिए सभी एकीकृत होकर कार्य करें और जिससे संपूर्ण मानव जाति और उसकी भावी पीढ़ी का हित सुनिश्चित हो सके। थैंक यू।